दोस्तों एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जो ये बता रही है कि जिस वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में रिश्ते खराब हुए ना कहीं वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो सबसे पहले यूएस ने दी। ऑल्दो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूएस ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी, पर एक्चुअल में कि किसने मारा उसको, जो इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाया गया, ये पूरा प्रोब तो कनाडा ने ही किया है। तो डेफिनेटली देखो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, इनके बारे में और हमें जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो आने वाले दिनों के अंदर डेफिनेटली मिल सकता है। राइट। उसी तरह से द हिंदू के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों डेट है आज की 25 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज देखो मंडे फिर से है, ठीक है ना, एक नया वीक है। आई एम श्योर डेफिनेटली जैसा कि हम हर वीक डिस्कस भी करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ आप इस वीक को भी अपना स्टार्ट करोगे एंड अपने जो भी टारगेट्स आपने सेट किए हैं उनको अच्छे से अचीव करोगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा यूपीएससी प्रारंभ जो कोर्स है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक हफ्ता यानी कि 25 से लेकर 30 सितंबर, सितंबर में 31 तो होता नहीं, ठीक है ना, 30 ही होता है, तो 30 सितंबर तक आप नोटिस कर पाओगे 7 दिन की क्लासेस हमें यहाँ पे फ्री मिल रही हैं। तो मेक श्योर कि आप जाइए कोर्स के अंदर, देखिए किस तरह की क्लासेस हो रही हैं, कैसा उसका शेड्यूल है, एंड कहीं ना कहीं आपको बेहतर पता लग पाएगा कि आपकी डायरेक्शन के साथ ये कोर्स किस तरह से अलाइन किया गया है। आई एम वेरी श्योर ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। मैं नीचे कमेंट्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हिंदू के अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। जो रेटिंग एजेंसी है मूडी, ठीक है, मूडी के बारे में मैंने कई बार आपके साथ जिक्र भी किया है, ठीक है, मूडी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से है। तो मूडी ने ऐसा बोला है कि जो हमारा आधार प्रोग्राम है ना, यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। देखो फायदे बहुत है आधार के, इससे कोई भी मना नहीं कर रहा, पर आधार के रिगार्डिंग ना कुछ कंसर्न्स यहाँ पे इन्होंने जाहिर किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। पहली बात तो देखो आधार जो है उसका डेटा के रिगार्डिंग ना काफी सारे इश्यूज कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस तरह से कि कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं, कई बार डेटा ब्रीच हो जाता है आधार का। तो ये कुछ दिक्कतें यहाँ पे आती हैं। साथ में ही ना एक दिक्कत काफी बार ये भी आती है, क्योंकि देखो आधार के अंदर आप क्या करते हो, आप अपना जो फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपके जो आइरिस स्कैन हो गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब कई बार ना ये स्कैनिंग ही ढंग से नहीं हो पाती, ठीक है ना। इनफैक्ट ना मेरे साथ भी हुआ था, आज से काफी लंबे टाइम पहले की बात है। मैं एक बार एक एग्जाम देने गया था, उस एग्जाम के अंदर ना आपको फिंगरप्रिंट्स स्कैन करने होते हैं। तो वहां पर मेरा जो मतलब स्कैनर था वो मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच ही ना करवाए, ठीक है ना, तो काफी इस तरह से दिक्कत आई। इसी तरह से यहाँ पे ये भी बात करी गई है कि जो हमारे जैसे मैनुअल लेबरर्स होते हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं, अगर वो मान लो गर्मी के अंदर काम करें, ठीक है ना, गर्मी ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर काम करते हैं ना, तब उस टाइम के ऊपर हमारे जो आधार है वो ढंग से काम नहीं करता। ये जो सारी स्कैनिंग और ये सारा टेक्नोलॉजी इसके पीछे की ना, ये ढंग से काम नहीं करती। तो काफी सारे इन्होंने इस तरह से केसेस बताए हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी रिस्क हो गया, इस तरह के काफी सारे इन्होंने केसेस बताए हैं जहां पर ना जो आधार सिस्टम है ना वो पूरी तरह से काम नहीं करता। इस वजह से इसको रेटिंग जो दी गई है ना आधार को, वो काफी लो रेटिंग दी गई है। गेटिंग द पॉइंट। तो कल को ना आपको मेंस के अंदर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्या हम बेनिफिट्स दे सकते हैं। गवर्नेंस के अंदर आपका एस्पेक्ट आता है, वहां पर जब आप चैलेंजेस लिखोगे ना, तो वहां पर आप इसको भी कोट कीजिएगा। इनफैक्ट आई थिंक इस बार के मेंस में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, वहां पर भी इसको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यूज किया जा सकता है। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक और मुद्दा देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बात हुई है, हाउस पार्लियामेंट्री हाउस के पैनल ने बात करी है विद रिगार्ड्स टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखो कल ना ऑप्शनल का भी एग्जाम हुआ स्टूडेंट्स का, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज भी आया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना, वहां पर भी प्रीलिम बूस्टर के बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने अपने आंसर के अंदर यूज करे। मैं उदाहरण के तौर के ऊपर बताता हूँ। जैसे कल सोशियोलॉजी का पेपर था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ फीचर्स बता दीजिए, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने प्रीलिम बूस्टर वाले डाले। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर भी ये मुद्दा समझो क्या है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, इसके अंदर बात करी गई थी किसकी, मीम की बात करी गई थी। अब मीम सर वो जो हम मीम शेयर करते हैं एक दूसरे फ्रेंड्स को, नहीं। मीम का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब देखो बहुत ही सिंपल सा है। मान लो जैसे एक कोई स्टूडेंट है, उसने ना कोई कोर्स में एनरोल किया, ठीक है। अब 3 साल का कोर्स था लेट से, पर 1 साल के बाद ही ना उसको छोड़ना पड़ा कोर्स, तो उसको ना एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसने मान लो 2 साल बाद छोड़ा, फिर क्या होगा, उसको 2 साल बाद उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा।
3 साल बाद अगर छोड़ेगा तो उसको यहाँ पे एक डिग्री दे दी जाएगी। ये है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के अंदर। गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ पर ना हाउस पैनल ने बोला है कि भैया ये देखने सुनने में बहुत बढ़िया चीज लगती है, पर जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे ना, उसमें एक्चुअल में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल केरला गवर्नमेंट ने तो बोल ही दिया है कि हम तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे कंसर्न यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आते हैं, लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज के। मतलब जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोले ना था ना कि इस तरह से बाउंड्रीज खत्म होंगी, पर एक्चुअल में इंडिया के लिए ना वो चीजें सूटेबल नहीं है। तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे हाउस पैनल का बोलना है। अब एक्चुअल डिसीजन क्या होता है वो तो बाद में पता लगेगा, पर इसके कंसर्न्स भी आपको यहाँ पे थोड़े पता होने चाहिए। उसी तरह से आगे चलते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में समझ लेते हैं। अभी क्या हुआ है ना, एक एमओयू साइन हुआ है। देखो कुछ स्टूडेंट ने मुझे लिखा था कि सर एमओयू आप बोलते तो बहुत बार हो, पर आपने कभी मीनिंग नहीं समझाया। देखो मैं समझा देता हूँ। दरअसल में होता क्या है ना, एक होता है एमओयू, एक होता है आपका एमओए। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। क्या फर्क है इन दोनों चीजों के बीच में? देखो मान लो कोई दो पार्टीज हैं, ठीक है, ये पहली बार मिल रही है, मतलब पहली बार या मतलब स्टार्टिंग हुई इनकी, कुछ डिस्कशन हुआ कि यार आपस में ना मिलकर कुछ कोलैबोरेट करते हैं। तो एक ब्रॉडर एजेंडा बनाना इन दोनों के बीच में। जब ऐसा केस होता है ना, उसको बोलते हैं हम एमओयू, कि हाँ दोनों के बीच में ना एक तरह की अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम नेगोशिएट करें, हम कोलैबोरेट करें, आपस में मिलकर कॉपरेट करें। ये होता है एमओयू। फिर जब कहीं ना कहीं बाद में उस अंडरस्टैंडिंग को हम एक फॉर्मल मैनर के अंदर ले आते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कुछ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ ले आते हैं, तब वो बन जाता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। एमओयू के अंदर क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग है बस एक तरह से, कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, बस कोशिश की जा रही है कि आगे इस अपनी रिलेशनशिप को हम और एक्सप्लोर करें और पोटेंशियल एरिया ऑफ कॉपरेशन के अंदर लेकर आए। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के अंदर वो एक लेवल आगे चला जाता है। वहां पर ना एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, आप आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो इस तरह से होती है कि हाँ हम ये करेंगे, वी विल डू दिस, वी शैल डू दिस। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, आप बस बोलते हो कि हाँ यार हमारा इंटेंशन है ऐसा करने का। तो ये फर्क होता है। ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है किसके बीच में, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है एंड साथ साथ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के बीच में। इसको समझते हैं कि आखिर नशा मुक्त भारत अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है। जैसा मैंने बोला ना, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, तो मिनिस्ट्री भी वही है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और कोशिश यही है कहीं ना कहीं हम जो सोसाइटी है उसको हेल्दी बनाएं, और जो सब्सटेंस अब्यूज है ना इसको हम टैकल कर पाएं। तो ये यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान, आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए मिनिस्ट्रीज के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और न्यूज़ है, जो डॉक्टर स्वाति नायक है ना, इनको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्माना गया है। दरअसल में ना कई बार इसको वर्ल्ड फूड प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, जैसे आपने ना नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा, आई एम वेरी श्योर। इवन जब इकोनॉमी के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो दुनिया में ना जब हम बात करते हैं, हमने देखा कि डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग थे, वो दुनिया में उन्होंने ये जो सारे हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात करते हैं, इनका रोल बहुत बड़ा रहा। इन्होंने मतलब ना दुनिया के अंदर हंगर को खत्म करने के लिए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे अच्छा काम किया। गेटिंग द पॉइंट? अब हुआ क्या, इनको मिला 1970 के अंदर नोबल पीस प्राइज। देखो मिलना भी चाहिए, ठीक है ना, इतना इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया दुनिया में हंगर खत्म करने के लिए। ठीक है, तो 1970 में इनको यहाँ पे पीस प्राइज मिला। पर इन्होंने बोला कि यार पीस प्राइज चलो जो भी है ठीक है, पर मैं चाहता हूँ क्या, कि एक ऐसा हम प्राइज बनाएं जो प्राइस कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर हो रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, उनको ऑनर करे। कि अगर कोई इंसान है ना, वो R&D बहुत अच्छी कर रहा है, एग्रीकल्चर को एक अलग लेवल के ऊपर लेके जा रहा है, उसको यहाँ पे इस तरह का सम्मान कोई दिया जाए। तो उसके बाद ना हमने ये प्राइज बना दिया नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, जिसको वर्ल्ड फूड प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं की ना मतलब कंट्रीब्यूशन कह लो, नॉर्मन बोरलॉग जी की कह लो, कि उन्हीं ने ही मतलब ये चीज एक प्राइज को इस तरह से स्टार्ट किया। एंड अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, सबसे पहली बार अवार्ड पता किसको मिला था? ये सबसे पहली बार अवार्ड मिला था 1987 के अंदर, पता किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को, जो कि इंडिया के अंदर ना ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। तो इनको यहाँ पे उस टाइम के ऊपर प्राइज मिला था। तो अभी क्या हुआ है, ये है स्वाति नायक जी, इनको यहाँ पर अवार्ड मिला है। अब इनको क्यों मिला है? क्योंकि एक्चुअल में ना ओडिशा के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने एक ना टॉलरेंट राइस वैरायटी, जिसका नाम है शाह भागी धान। ठीक है, ये राइस की वैरायटी है, ये बहुत नाम ध्यान रखना, शाह भागी धान। ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है पीटी के अंदर। तो ये जो शाह भागी धान है ना,
इसको यहाँ पे इन्होंने डेवलप करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ-साथ 500 से भी ज़्यादा राइस वैराइटीज़ के ऊपर इन्होंने अलग-अलग फील्ड ट्रायल्स किए हैं, ठीक है ना? एशिया, अफ्रीका, अलग-अलग देशों के अंदर इन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो ये थोड़ा-सा इनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। मेजरली मैं बोलूँगा ये शाह-भागी दान इसके बारे में पता होना चाहिए और बाकी किस तरह से जो मतलब ये है प्राइज़ वो मिलता है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन एंड साथ-साथ रॉकफेलर फाउंडेशन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पर्टिकुलर अवार्ड के रिगार्डिंग। इनको ना बिहना दीदी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में बेसिकली इसका पॉइंट यही है कि जो सीड लेडी, ठीक है ना? इनका नाम जो है सीड लेडी भी इनको बोला जाता है, सीड लेडी, बहना दीदी, वो सारे डॉक्टर स्वाति नायक को ही इस तरह से बुलाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिवाइजिंग रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अराउंड प्रोटेक्टेड आर्ट एएसआई जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं, समझते हैं इस मुद्दे को कि है क्या? देखो एक पार्लियामेंट्री पैनल है ना, उन्होंने बोला है कि जो अभी मुद्दा चल रहा है विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, यहाँ पर कुछ बदलाव की ज़रूरत है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ना यहाँ पर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है? अगर ना आपको इसके 100 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है, इसके 100 मीटर आस-पास, आप कर ही नहीं सकते। कोई तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है। रिपेयर वगैरह अलाउड है, दैट इज़ थिंग, वो अलग चीज़ है रिपेयर वगैरह कराना। पर यहाँ पर 100 मीटर के अंदर कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ठीक है? और इस 100 मीटर के बाहर जाओगे, तो अगला जो इसके बाद का 200 मीटर है, वहाँ पर अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, उससे यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप समझ पाए, एक कोई आपने इस आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसका 100 मीटर तो आप बिल्कुल कोई कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। वो तो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हो गया। उसके बाद उसके 200 मीटर बाहर वाला एरिया, वो यहाँ पे रेगुलेटेड है। तो आप एसेंशियली देख पाए कि सेंटर से ना टोटल 300 मीटर तक कंस्ट्रक्शन करना बहुत अपने आप में बड़ी दिक्कत है। अब सरकार को भी इससे दिक्कत है थोड़ी-सी, देखो आप खुद समझो, सरकार को भी हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो, कहीं न कहीं लोगों को भी हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो। तो ऐसे टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना ये चीज़ें करना। तो यहाँ पर जो पैनल है ना, वो बोल रहा है कि यार इसको थोड़ा ढील दो इसके अंदर। इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा सर कौन से एक्ट के अंदर लिखा गया है? ये एएमएएसआर, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन, इसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है। तो ये वाला जो एक्ट था, ये पास हुआ था 1958 के अंदर, ताकि हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको कहीं न कहीं हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। यहीं पर जो आपका एएसआई है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू फंक्शन करता है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है? तो ये वाला जो मुद्दा था ना, 100 मीटर प्रोहिबिटेड है और 200 मीटर वाला रेगुलेटेड है, तो टोटल 300 मीटर रेगुलेटेड हो गया। ये 300 मीटर इसलिए लिखा है, यहाँ ये मत समझना कि 300 मीटर कैसे आ गया। वो 300 मीटर इसलिए आया कि 100 मीटर वाला तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उसके बाहर वाला 200 यानी कि टोटल नेट में 300 हो जाएगा ना, इसलिए वो 300 इस यहाँ पे लिखा गया है। तो 100 मीटर प्रोहिबिटेड, उस प्रोहिबिटेड एरिया के 200 मीटर आगे वाला, उसको रेगुलेटेड बोला जाता है। तो रिपेयर करनी हो, ठीक है ना? तो वो प्रोहिबिटेड एरियाज़ के अंदर अगर करनी है, मतलब प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर सिर्फ रिपेयर हो सकती है, कोई नई कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकती। और अगर आपको कुछ नई कंस्ट्रक्शन करनी है रेगुलेटेड एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पर आपको एनएमए के द्वारा परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। थोड़ा-सा ना एएसआई और एनएमए के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। यहाँ पर इसका काम क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को मैनेज करना, अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंस वाली चीज़ है, उनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली कैसे मेंटेन करना है, ये सारे इसके काम हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करो कि जो यहाँ पर एक तो एएमएसआर जो मैंने बताया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट हो गया, उसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको रेगुलेट करता है और साथ ही साथ एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, इसको भी ये रेगुलेट करता है। बात करें एनएमए की, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही है। इसको भी उसी 2010 का जो एक्ट है ना, बेसिकली जो एएमएसआर का अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत बनाया गया था। कुछ भी नया काम करना है, कोई भी नई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो यहाँ पर आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये अप्रूवल ध्यान में रखना किसका लेना पड़ता है? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट वही है कि ये आपकी साइट है, ये वाला एरिया 100 मीटर तक क्या होगा? आपका प्रोहिबिटेड एरिया। इस प्रोहिबिटेड एरिया के बाहर का जो 200 मीटर वाला एरिया होगा, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर नो कंस्ट्रक्शन इज़ अलाउड, ओनली क्या हो सकती है? सिर्फ रिपेयर हो सकती है। वो उसके लिए भी आपको एनएमए की परमिशन लेनी पड़ेगी। रेगुलेटेड एरिया के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, पर उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो वीकेंड पे ये चीज़ भी हमें देखने को मिली कि जो क्वाड मिनिस्टर्स है ना, उन्होंने बात करी। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, अभी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है। उसी टाइम के ऊपर ये जो क्वाड मिनिस्टर्स हैं हमारे, ठीक है? क्वाड में आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। हमारे जो 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए, इनके बीच में एक तरह का स्ट्रेटजिक ये डायलॉग हमें देखने को मिलता है। इसका आइडिया देखो, वैसे तो ना अगर आप नोटिस करोगे 2004 में जो सुनामी आई थी, उसके बाद से इन कंट्रीज़ ने आपस में कोलैबोरेशन किया। बट आफ्टर दैट 2007 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, शिंज़ो आबे जी, उन्होंने यहाँ पे इसका आइडिया बनाया था। पर 2017 के बाद हमें मेजर रिवाइवल इसका देखने को मिलता है।
तो अभी बात क्या हुई है, अभी इन्होंने बात करी है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की। बेसिकली देखो डायरेक्टली हम चाइना की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हम इसी तरह से बात करते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। यहाँ पर एक रूल बेस्ड ऑर्डर हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। हमारा कोशिश है कि अगर कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं उसको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ही सेटल किया जाना चाहिए, ठीक है। टेरर अटैक्स के अगेंस्ट चारों कंट्रीज यहाँ पे मिलके कोऑर्डिनेट करेंगी। इसके साथ ही ना जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, इसको यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन के एफर्ट्स को बैक किया जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है। देखो अगर आप बात करो जैसे रशिया की, आप यूक्रेन की बात कर लो, तो यूक्रेन से ना जो खाना है, मतलब अलग अलग तरह के ग्रेन्स हैं, वो बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर। इस वजह से अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी ना, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या करता है, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन इंश्योर करता है फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। तो ये जुलाई के अंदर एक्सपायर हो गया था, उसके बाद यूएन हो गया, टर्की हो गया, उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की है कि इस एग्रीमेंट को वापस से रीस्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर क्वाड मेंबर्स ने यहाँ पे इसको भी सराहना की है यूएन के एफर्ट्स की। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स हो, ये भी इन्होंने बात करी है, ठीक है ना। जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, इसको भी यहाँ पे माना जाए, ऐसा इन्होंने बात करी है। एक्चुअल में ना ये भी थोड़ा चाइना के अगेंस्ट ही आप देख पाओगे, क्योंकि चाइना देखो हर जगह जैसे साउथ चाइना सी के अंदर बोलता है कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स वाला जो प्रिंसिपल होता है उसको ढंग से फॉलो नहीं करता। तो वो सारी चीजें फॉलो करी जानी चाहिए, ये यहाँ पे इन्होंने बात करी है। प्लस इसके साथ ही ना इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को और भी बढ़ा रहे हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर हो गया, ठीक है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज हो गया, साथ साथ फेलोशिप प्रोग्राम हो गया। तो जो क्वाड का एजेंडा है ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यूएन क्लॉज के बारे में जानते ही हो, ठीक है ना, जो लॉज वगैरह होते हैं वो यहाँ पे इसके द्वारा बताए जाते हैं। जैसे आप जानते हो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सटेंडेड ईजेड जो आपको देखने को मिल जाता है, तो वो लॉज वगैरह इसके द्वारा देखे जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रिविलेज कम्युनिटी। देखो प्रिविलेज कमेटी की अगर हम बात करें, अभी मुद्दा क्या था ना, एक दरअसल में एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उन्होंने ना एक कुछ अपशब्द बोल दिए जो एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसके अगेंस्ट। तो उस वजह से ऑपोजिशन लीडर्स ने लिखा कि यार इस पर्सन के तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो यहाँ पे ब्रीच हुए हैं, तो इसको समझते हैं। तो ये मुद्दा अभी इन्होंने पता क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये जो मैटर है ना, ये पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज कमेटी है उसके पास चला जाए। तो होता क्या है कि हर पर्टिकुलर पार्लियामेंटेरियन के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है, कुछ पूरे हाउस को भी मिलते हैं और कुछ इंडिविजुअल एमपीज को भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मुद्दा है वो जाता है प्रिविलेज कमेटी के पास। कि कब जाएगा, जब कहीं ना कहीं हाउस के जो भी आपके, मतलब जब हाउस या जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे इस चीज को रेफर करते हैं। तो लोकसभा के अंदर जो कमेटी होती है उसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं जिनको आपके स्पीकर साहब नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर्स होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के अंदर जो होता है ना डिप्टी चेयरपर्सन, वही इस कमेटी के हेड होते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखो वैसे तो 105 जो आर्टिकल है उसके अंदर दो प्रिविलेजेस मेंशन्ड है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंटेरियन कुछ भी बोले पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई सदन के बाहर नहीं की जा सकती। साथ-साथ उनके जो पब्लिकेशंस हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, उनका राइट है उनके पास उसको पब्लिकेशन करने का, और किसी को रोका भी जा सकता है इस पब्लिकेशन के रिगार्डिंग। पर फिर भी इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर बोला जाता है कि इसको कोडिफाई करने की ज़रूरत है। अभी तक हमने किसी भी ढंग से इसको कोडिफाई नहीं किया गया, तो ये थोड़ा-सा कंसर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो ये कुछ फ़र्क आपको पता होने चाहिए। एक मैं आपको ना यूपीएससी 2018 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट करना और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि इनमें से आपके हिसाब से कौन-सा सही आंसर होना चाहिए। साथ ही ये आपको कुछ ट्रू और फॉल्स दे रहा हूँ, ठीक है? इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा सही है एंड कौन-सा गलत है। 2 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने हैं, ठीक है ना? वो एक फाइव आइज़ अलायंस का होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है? एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू अब्राहम अकॉर्ड्स का। ये 2 क्वेश्चन का भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। सैटरडे को जो क्वेश्चन पूछे थे उसका क्विकली मैं एक बार आंसर बता देता हूँ। एक था सब स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में। तो क्या यहाँ पर 6 महीने से जो कम एनपीए होते हैं उनको सबस्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं? नहीं, ये अपने आप में गलत है। यहाँ पर 12 महीने की बात होती है। तो एनपीए अगर कोई 12 महीने से कम है ना, उसको यहाँ पे सबस्टैंडर्ड बोलेंगे। ग्रीन वॉशिंग के साथ क्या ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिंक्ड है? नहीं, ये बात भी गलत है। याद करो ग्रीन वॉशिंग का मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे स्टारबक्स का हो गया, ठीक है ना? आपका फॉक्सवैगन का मैंने एग्जांपल दिया था। ये वो कंपनीज़ या रादर आई शुड से वो प्रैक्टिस है, जहाँ पर ना कंपनीज़ बोलती है कि यार हम तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। पर दरअसल में वो उल्टा होता है। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना होके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरा, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन, ये बिल्कुल मेडिकल एजुकेशन को दुनिया भर में उसको क्वालिटी को एनहांस करती है। ये थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 2 क्वेश्चन जो पूछे थे डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग, देखो यहाँ पर ना डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि अपने आप में ये काफ़ी हाई पावर बॉडी है।
ठीक है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डीलिमिटेशन में क्या होता है ना, आपके जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो गया, ठीक है? जो आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो गया, उसको रीड्रॉ किया जाता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखा गया था ना, किस तरह से कितनी वहाँ पे सीट्स होनी चाहिए लोकसभा की नहीं, जो आपकी जो असेंबलीज़ होती हैं, उसकी कितनी सीट्स होनी चाहिए, कहाँ पे कौन से एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा मतलब उनको जो वो मतलब बेसिकली पॉइंट यही है कि 1 वोट की ना 1 वैल्यू होनी चाहिए। तो इस वजह से वो सीटें ऊपर-नीचे करते रहते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं अगर किसी जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उस छोटे एरिया के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि लोगों की वोट की वैल्यू बनी रहे। ये सारे काम इस तरह से ना डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ऑर्डर इश्यू करेगा डीलिमिटेशन कमीशन, वो फाइनल होते हैं और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला ना, ये अपने आप में बहुत ही एक हाई पावर्ड बॉडी है। जो इन्होंने फैसला दे दिया, वो फैसला फाइनल है। वहाँ पर आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको कोर्ट में। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 82 के हिसाब से ये लिखा गया है कि हर सेंसस के बाद आपका पार्लियामेंट डीलिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे लेकर आएगा। ये बात भी अपने आप में करेक्ट है। तो इसने पूछा था कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो भैया दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हमें देखने को मिल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू अद्वैत वेदांता, ठीक है? हमने डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग भी। यहाँ कह रहा है मोनास्टिक स्कूल है, ठीक है ना? जो कि ये बताता है कि सिर्फ़ एक ही रियलिटी है, जो ब्रह्मन है, ठीक है? या ब्रह्म है, वो कहीं न कहीं मतलब रियलिटी एक ही है और बाकी सारी चीज़ें माया है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये डिस्कस भी किया था हमने। और इंडिविजुअल सेल्फ है वो आइडेंटिकल है इनके, एंड जो आइडेंटिटी है वो क्योंकि अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से हमारी अभी आइडेंटिटी हमने वो नहीं पता लग पाई। तो ये बात भी अपने आप में हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट क्या है? तो ऑप्शन आप नंबर डी, नीदर वन नॉर टू इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।